हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अभी ऑफ लेटली आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी ऑब्जर्व करी होगी कि कुछ कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो शायद या तो फुली एक्सप्लोर नहीं हुए थे या फिर हमें गलत बताए गए थे, उसके बारे में कंटेंट बनना शुरू हो गया है। जैसे कि छावा, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर कहानी बनी थी। जिस तरीके से रॉन्ग पोर्ट्रेयल अभी तक हुआ था, या फिर ग्लोरिफिकेशन ऑफ औरंगजेब थी, राइटफुल जो इंडिया के हीरो थे वहाँ पर बातचीत कम थी, ऐसी चीज़ों की कंटेंट अब बनने लग गए हैं। ऐसा ही एक कंटेंट आया था मिडनाइट फ्रीडम भी, जो कि सोनी लिव के ऊपर भी था। कुछ लोगों का मानना है वो कांग्रेस ओरिएंटेड था, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये बीजेपी ओरिएंटेड था। लेफ्ट राइट का चक्कर चलता रहता है। द पॉइंट इज कि कहीं ना कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात होती है जो शायद हमें किताबों के अंदर जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं वो कवर नहीं हुई होती है। द वेकिंग ऑफ अ नेशन भी इसी तरीके की कहानी है, जो कि सोनी के ऊपर ही आई है, सोनी लिव के ऊपर ही। जैसे कि फ्रीडम एट मिडनाइट आई थी, ये राम माधवी ने बनाई है। इन्होंने जलियांवाला बाग के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली है। इन्होंने कोशिश ये करी है कि जो इनकी अप्रोच है वो वैसे ही रहे जैसे कि मिडनाइट फ्रीडम की थी, जो निखिल अडवाणी ने बनाई थी। वो पार्टीशन के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन वहाँ का मुद्दा ये नहीं था कि पार्टीशन के टाइम क्या हुआ। बिफोर द पार्टीशन एक्चुअली में 1 साल पहले क्या जद्दोजहद और गर्मी बन रही थी देश के अंदर वो, और ऐसे ही यहाँ पर जलियांवाला बाग के अंदर क्या देश के हालात थे जिन्होंने लीड किया एक प्लान्ड तरीके का मैसेकर, जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद वो होता है ना कि एक मोमेंटरली एक्शन हो गया और उस वजह से किसी ने गोलियां चलवा दी। जैसे कि जनरल डायर का नाम सबसे ज़्यादा आता है, तो क्या वो इंसान सबसे ज़्यादा इस मैसेकर के पीछे था, या फिर इसके ऊपर कोई पीछे ज़्यादा बड़ी स्कीम चल रही थी? उसी तरीके की अप्रोच ली गई है। तो दोनों सीरीज जब शुरू हुई थी तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद दोनों के डायरेक्टर सेम है, क्योंकि जिस तरीके से शुरू होता है जहाँ पर बिफोर और आफ्टर पे ज़्यादा फोकस होता है, इवेंट के ऊपर कम फोकस होता है जैसे पार्टीशन, और जैसे कि मैंने बताया जलियांवाला बाग पे कम फोकस है, लेकिन व्हाट लेड टू इट एंड व्हाट वर द रिपरकशंस उसके ऊपर ज़्यादा कहीं ना कहीं फोकस रहता है। तो 1919 की ये कहानी है, जब 13 अप्रैल को ये दुर्घटना हुई थी। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 400 दर्ज हुए थे लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन वो 800 तक की फिगर थी, और हज़ारों में लोग जो थे वो घायल हो गए थे। बच्चे बच्चियां किसी को भी नहीं छोड़ा था। वहाँ पर एक लॉयर जो कि उस ज़माने के अंदर लंदन रिटर्निंग हुआ करते थे, कांतिलाल साहनी, जिसको तारुक रैना ने प्ले किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक कदम उठाया कि वो सच्चाई बाहर लेके आ पाए और वो ये बता पाए कि ये जो बैसाखी वाले पावन अवसर के अंदर ये जो सारा एक्ट हुआ उसके पीछे के रियल कारण क्या हैं। जनरल डायर थे या फिर एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स थी, और उस समय के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट लगा था इंडियंस के अगेंस्ट, वो था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी इंडियन को उठा सकते हैं अगर लगेगा कि क्राउन के वो अगेंस्ट जा रहा है। इसके पीछे आपको सिर्फ एक मंशा ही होगी, आपको थोड़ा सा डाउट ही होगा तो आप बंदे को उठा लोगे, उसको अरेस्ट कर लोगे। 2-2 साल तक वो जेल में रह सकता है विदाउट एनी ट्रायल। और उसके अगेंस्ट एक कह सकते हैं पीसफुल सी प्रोटेस्ट थी जो जलियांवाला बाग में हुई, जिसको एक मैसेकर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब जब मैं थोड़ा और रिसर्च कर रहा था तो ये कांतिलाल साहनी का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली में इंस्पायर्ड है सर चिमन लाल हरीलाल से, और ये एक उस टाइम पे बैरिस्टर लॉयर होते थे। जो रियल लाइफ में जो कहानी है वो वहाँ से इंस्पायर्ड है। और एक और कैरेक्टर है जिसको प्ले करेंगे अक्षय कुमार बहुत ही जल्दी, जो कि है सी शंकरन नायर। अब उनका क्या रोल होगा और सर चिमन लाल का क्या रोल है इसके अंदर, इसके लिए तो हमें अलग अलग कंटेंट देखना होगा। बट लार्जली जो केसरी 2 आने वाली है उसमें क्या आगे पीछे की घटनाएं होंगी, वो ये वाली अगर आप सीरीज देखोगे तो आपको लार्जली थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। कास्टिंग सबकी डिसेंट है, क्योंकि यहाँ पर फोकस किया जाता है कांतिलाल साहनी और उसके 4 दोस्तों के साथ, जिसके अंदर निकिता दत्ता भी हैं। बहुत ही सिंपल तरीके का उनका यहाँ पर रोल है पूनम का, और सोफिस्टिकेटेड तरीके से उनका प्रेजेंटेशन है यहाँ पर। दोस्तों के साथ जो यारियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी दिखाई जाती है, जैसे इमोशनल बॉन्ड दिखता है। और जब उन कुछ दोस्तों को ये लोग खो देते हैं तो फिर ऑब्वियसली इनका जो खून है 2 तरीके से खोलता है, एक तो दोस्तों को खोने का और ऊपर से जो अत्याचार हो रहे हैं ब्रिटिशर्स का उनका, और एक कहीं ना कहीं चेंज ऑफ माइंडसेट का भी, क्योंकि कांतिलाल ऑलमोस्ट
प्रो जोन के अंदर या फिर कह सकते हैं इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर था कि शायद ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर है क्योंकि वो अंग्रेजी बोल लेते हैं एंड देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड सुपीरियर देन द इंडियन रेस। और वो धीरे धीरे माइंडसेट कैसे चेंज होता है और हर ह्यूमन बराबर होता है कैसे आता है। अब इसके अंदर थोड़ी न्यूट्रलिटी भी रखी गई है डायरेक्टर साहब द्वारा, जहाँ पर उन्होंने नैरेटिव आगे पीछे घुमाया है। उन्होंने कोशिश ये करी है कि कैरेक्टर्स जो हिंदुस्तानी है उन पर भी उतना ही फोकस जाए, जो सिक्स दिखाए हैं उनके ऊपर भी फोकस जाए, इवन ब्रिटिशर्स के अंदर भी पूरा जो उनका खेमा है जो भी दिखाया जाता है, जितने भी सीनियर लेवल पे हैं जूनियर लेवल पे वो भी दिखाया जाए। जितने भी जूनियर लेवल हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं हिंदुस्तानियों से डेली बेसिस के अंदर, तो उनकी जो लाइकेबिलिटी है फॉर इंडियंस वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई गई है यहाँ पर, वर्सेस पीपल हु आर ओनली इन द केबिन्स और बिग रूम्स टेकिंग डिसीजंस। तो ये अच्छी चीज़ दिखाई कि जब ह्यूमन ह्यूमन के साथ बॉन्ड करता है तो कहीं ना कहीं क्लोजनेस आनी शुरू हो जाती है ग्राउंड लेवल के ऊपर भी। तो इन्होंने थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट उस तरीके से करके दिखाया है, बट जो कमांडमेंट होती है उसको कोई भी मना नहीं कर सकता, तो फिर किसी भी तरीके का अत्याचार तो हो गई। ये सीरीज़ अच्छी है, एक नॉलेजेबल सीरीज़ है फ्रॉम अ कंटेंट पर्सपेक्टिव। हालांकि इसके खुद के फ्लॉज भी हैं कि आगे पीछे बहुत ज़्यादा भारी होती है ये कहानी, तो आपका जो होता है ना अटेंशन वो कहीं ना कहीं लूज आउट होना शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा उसको बैलेंस करने के लिए सिनेमेटोग्राफी इस तरीके की रखी गई है कि आपको कुछ ब्लैक एंड वाइट तरीके से रियल पिक्चर्स भी दिखाई जाएंगी, कुछ अगर रील्स हैं पुरानी तो वो दिखाई जाएंगी, और फिर आपको करंट टाइम के अंदर कलर्ड भी दिखाया जाएगा। करंट टाइम उस टाइम का मतलब 1999 का दिखाया जाएगा, और उससे पहले का 1 साल का समय या फिर 6 महीने पहले का समय आपको ब्लैक एंड वाइट के अंदर दिखाया जाएगा। तो एक बैलेंस ही है दोनों सीरीज़ के अंदर। अगर मैं बोलूँ कि फ्रीडम एट मिडनाइट मुझे ज़्यादा ज़बरदस्त लगी थी क्योंकि उसके अंदर इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और दूसरा वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो बिल्कुल ही इतने ज़्यादा अनबिलीवेबल, उनके अंदर अनकैनी जिसे कहते हैं रिजेम्बलेंस थी कि आपकी आंखें उनसे हट ही नहीं रही थी। उनका आपको लगा था कि यही जवाहरलाल नेहरू है, यही महात्मा गांधी है, बिल्कुल हट नहीं पा रहे थे। और डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और शॉर्ट के अंदर रखे गए थे। साइलेंस को उन्होंने बहुत इफेक्टिव टूल की तरह यूज़ किया था कि आप डायलॉग बोल दो और फिर रिएक्शन दुनिया में जो बाकी कैरेक्टर कर रहे हैं वो और आपको खुद का डाइजेस्ट करने का टाइम मिलता है। यहाँ पर बहुत लंबे लंबे डायलॉग है जिससे थोड़ा सा आपको ड्रैग कभी कभी लगने लग जाता है। अदरवाइज ये सीरीज़ आप देखोगे आप मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। अच्छी सीरीज़ है, थोड़ा सा दिल दिलाने वाली भी है, लेकिन ताकि डिस्टर्बिंग ना हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, इन्होंने वो जो मैसेकर है उसकी जो गोर एलिमेंट है वो नहीं दिखाया है। और वो नहीं दिखाने से आप अगर अपने परिवार के साथ देखना चाहें, बच्चों के साथ देखना चाहें, ताकि वो इसको एज ए एजुकेशनल कंटेंट देख पाएँ, तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनको आपको बोलना पड़ेगा बेटा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूएलिटी हो रहा है, या फिर वो बोलेंगे कि क्या है। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इमोशंस क्यों नहीं टच होते हैं यहाँ पर इतने ज़्यादा, जैसे छावा के अंदर होते हैं। छावा के अंदर अभी भी हिंदू मुसलमान ज़्यादा होता है, तो आपको लगता है कि देयर इज़ समबडी हु यू कैन ब्लेम फॉर एंड देयर इज़ अ करेक्शन पॉइंट। यहाँ पर करेक्शन पॉइंट हो चुका है ऑलरेडी, ब्रिटिशर्स यहाँ से बाहर जा चुके हैं, तो आपको कोसने के लिए भी कोई नहीं है। यू कैन जस्ट से कि हाँ वो लोग ठीक नहीं थे, और वहाँ से आपकी फीलिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिडेम्पशन आ चुकी है। जो केस छावा के अंदर दिखाया गया वहाँ रिडेम्पशन नहीं आई है, इसलिए आपकी जो फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। यहाँ पर उस हिसाब से जो फीलिंग है थोड़ी सी कम रहती है। आई होप कि जो मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी ज़्यादा कनेक्ट करेगा कंटेंट आपको, वो आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय।